तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 का। ठीक है, कक्षा 10 का चैप्टर 7 है। ये पूरा नोट्स ही नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये पार्ट 1 है। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको और बहुत ही बेसिक से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में कम से कम 10 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है। ठीक, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है जनन। ठीक है, तो जनन क्या है सो देखो, किसी जीवधारी द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप अथवा संतान का उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, अपने जैसा उत्पन्न करना उसको हम लोग क्या कहेंगे, जनन। ठीक है, जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा? पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। ठीक, अब यहाँ पे आता है डीएनए। तो डीएनए का पूरा नाम डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का मतलब होता है। ठीक है, डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए चलते रहता है। ठीक है, डीएनए की प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है। ठीक है, ये मूल घटना है। ठीक है, जैसे आपका डीएनए होगा तो आपके पिताजी का और आपका डीएनए दोनों का सेम सेम मिलता होगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। डीएनए की प्राकृतिक बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? कि ये प्रश्न इसीलिए मैंने लिखा हूँ क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा था। हो सके तो 2026 में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से याद कर लेना इसको। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विभिन्नता का महत्व। तो विभिन्नता का महत्व क्या है इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको यहाँ पे एकल जीवों में जनन की विधि, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो विभिन्न जीवों में जनन की विधि उनके शारीरिक और विकल्प पर निर्भर करती है। और देखो यहाँ पे क्या है, अलैंगिक जनन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन क्या है उसको हम लोग जानते हैं। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अलैंगिक जनन मतलब एक ही अपने जैसा एक ही जीव उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, जिससे कि इंसान। इस प्रकार के जनन एक कोशिका के जीवों, कुछ प्राणियों तथा पादपों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन के अनेक विधियां हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो द्विखंडन, बहुविखंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कार्य प्रबंधन और पुनर्नवन और आदि। अब यहाँ पे विखंडन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विखंडन क्या होता है? तो अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें एक जीव टुकड़े में मिलकर नए जीवों का निर्माण करता है। ठीक है, ऐसा विधि है जिसमें नए जीव टुकड़े होकर एक नया जीव बनता है, उसे विखंडन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। ठीक है, ये दो प्रकार ही जानो और ये इसका डेफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, पुनर्नभवन या पुनर्जन्म। ठीक है, तो पुनर्जन्म क्या होता है सो देख लेते थोड़ा सा। हाइड्रा एवं प्लेनेरिया जिससे सरल प्राणी को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, ऐसा प्लेनेरिया एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे फिर भी वो अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा है प्लेनेरिया। तो यही है पुनः जन्म, उसका पुनः जन्म हो जाता है। ठीक है, वो मरता है नहीं है। मुकुलन, ये मुकुलन को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो कुछ जीवों जैसे ईस्ट, हाइड्रा आदि के शरीर से एक छोटी कलिका निकलती है। ठीक है, इस कलिका में जीव द्रव एक एवं एक केंद्रक का भाग भी होता है। तो यह कलिका मारते जीव से पृथक होकर नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, मुकुलन का मतलब आ गया समझ में। फूल में ज़्यादातर मिलता है। ठीक है, फूलों में यह होता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटाओ। बीजाणु जनन, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। बीजाणु जनन ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, बीजाणु जनन। तो अधिकांश कवकों और जीवाणुओं में अलैंगिक जनन की सबसे सामान्य विधि बीजाणु निर्माण है। कुछ एक कोशिका के जीव जैसे अमीबा आदि में कभी कभी केंद्रक कला कई स्थानों पर टूट जाती है। ठीक है, ऐसा अमीबा होता है जो कहीं कहीं पे टूट जाती है
और उसके केंद्रक में स्थित क्रोमेटिन कण टूटकर अपने चारों ओर जीव द्रव्य एकत्र करके जीवाणु बनाते हैं। और इसके क्रोमेटिन जो उसके केंद्रक में एक नाम का रहता है क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन क्या करता है, तो क्रोमेटिन टूट जाता है और जीव द्रव्य में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। वो क्या बन जाता है, जीवाणु। अनुकूल परिस्थितियों में आवरण के फटने पर बीजाणु बाहर निकल आते हैं, और ये फटता है तो बीजाणु कहाँ आता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तथा अंकुरन करके नया जीव बनाते हैं, और अंकुरन करके क्या बनता है, नया जीव बन जाता है। अनेक पौधे जैसे शैवाल, कवक, लाइकेन आदि में बीजाणुओं का निर्माण अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों में मौसमों में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं उत्तक संवर्धन। तो पौधों के किसी उत्तक या अंग के संवर्धन करके नए पौधों का निर्माण करना उत्तक संवर्धन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। तो लैंगिक जनन क्या है, इसको देखो। जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा जीव युग्मक उत्पन्न करते हैं, ऐसा विधि है जिसमें नर और मादा मिलकर एक नया जीव बनाते हैं, जिनके मिलन से नई संतान का निर्माण होता है। और उसके मिलन से क्या होता है, कि नई संतान का मिलन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे, ठीक है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान में कुछ भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। किसी जाति समूह में पाए जाने वाले भिन्नताएं उपजाति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो लैंगिक जनन का ये है, लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दोनों जीव पहले युग्म का निर्माण करते हैं, ठीक है। वो भाग लेने वाले क्या करते हैं, एक जीव पहले एक युग्मक का निर्माण करते हैं, जिसमें डीएनए की मात्रा प्रत्येक कोशिकाओं की अपेक्षा आधी हो जाती है, ठीक है। जब नर एवं मादा युग्मक आपस में संयोजन करते हैं, ठीक है, संयोजन करते हैं, तो युग्मजन का निर्माण होता है। वो क्या करता है, एक नए बॉडी का निर्माण कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि पौधे, पेड़ पौधे में कैसे होता है। तो आवृत बीजी के जननांग पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाया जाता है, पुष्प में, यानी कि फूलों में मिलता है। तो पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, ठीक है। बाहरी दल, दल पुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। ये 4 भाग है, चारों को याद कर लेना तुम लोग, ठीक है। और इससे जननांग है, जिसमें जनकोशिका क्या होती है, जनकोशिका बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक लिंगी पुष्प, ठीक है, और ये उभयलिंगी पुष्प। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। अब यहाँ पे नोट्स, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या है। पुंकेसर, तो पुंकेसर नर जननांग है, ठीक है। पुंकेसर क्या है, एक नर जननांग है जो परागकण बनाती है, ठीक है। पुंकेसर क्या बनाता है, परागकण बनाता है। यह प्रायः पीले रंग की गोल संरचना है। पुष्प को छूने पर हाथों पर पीले रंग का पाउडर सा लग जाता है, वे परागकण होते हैं। वो क्या होते हैं, ऐसा पुष्प आप लोग, यानी कि ऐसा फूल आप लोग देखे होंगे कि अगर उसको टच करेंगे तो उसका जो पाउडर जैसा कुछ है वो हाथ में लग जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखो। तो पुष्प के केंद्रक में स्थित होते हैं। ये पुष्प के केंद्रक में कहाँ क्या होते हैं, रहते हैं, ठीक है, स्त्री केसर। तथा ये मादा जननांग कहलाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, मादा जननांग, ठीक है। यही जनन करता है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। आधार्य फूला हुआ अंडाशय, मध्य में लंबा भाग वर्तिका तथा शीर्ष भाग में वर्तिकाग्र, ठीक है, जो प्रायः चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं, ठीक है। अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है, तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंडाकोशिका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय कोशिका मादा युग्मक से संलयित होकर कोशिका में एक युग्मक का निषेचन या युग्मनज बनाता है, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ पे देखो पुष्प के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, ठीक है। क्या क्या कार्य है पुष्प के, तो इसको जान लेते हैं, ठीक है। छोटा सा है,
तो इसको ध्यान से समझना और वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे बाहरी दलपुंज, तो यह पुष्प के यानी कि यह फूल के सबसे बाहर की ओर स्थित रहते हैं, ठीक है, होते बाहर की ओर होते हैं। ये कलिका अवस्था में पुष्पीय अंगों की रक्षा करते हैं, और ये क्या करते हैं, रक्षा करने का कार्य करता है। बाहरी दलपुंज फूल के बाहर में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे दलपुंज, तो ये विभिन्न रंगों के होते हैं, ठीक है। दलपुंज क्या होता है, अलग अलग कलरों के होते हैं, और परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े को आकर्षित करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रंग बिरंग का होता है, अलग अलग कलर के होते हैं। अब यहाँ पे पुंकेसर, तो ये पुष्प के नर जननांग है, ठीक है। ये क्या है, पुष्प का नर जननांग है। पुंकेसर के परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्त्री केसर, तो ये पुष्प के मादा जननांग है, और ये पुष्प का क्या है, मादा जननांग है। इसमें अंडाशय का निर्माण होता है, ठीक है। स्त्री केसर में क्या निर्माण होता है, अंडाशय का निर्माण होता है। पुंकेसर में परागकोश का यानी कि परागकणों का निर्माण होता है, तो याद हो जाना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या है, सो इसको देख लो। स्व परागकण तथा पर परागकण में अंतर, ठीक है। स्व परागकण और पर परागकण में अंतर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक। इम्पॉर्टेंट नहीं था ये। मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, सो देख लो। जैसा कि हम जानते हैं कि वायु के साथ मानव शरीर में कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है। आयु यानी कि जब जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे शरीर में भी परिवर्तन आते जाता है। कक्षा 2 से 10 तक पहुँचते पहुँचते हमारी लंबाई एवं भार बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि 2 से 10 साल तक होते होते क्या होती है, हमारी लंबाई और भार भी लंबाई भी बढ़ जाता है और वजन भी बढ़ जाता है। इस दौरान दूध के दांत गिर जाते हैं, और इसी के दौरान जो दूध के दांत होते हैं वे गिर जाते हैं, और अस्थायी दांत निकल जाते हैं। जो हमेशा के लिए रहेंगे वैसा दांत निकल जाता है। इन सभी परिवर्तनों को एक सामान्य प्रक्रम वृद्धि में समूहबद्ध करके रहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ पे नर जनन तंत्र, तो ये क्या है, सो इसको देख लो। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं में निषेचन के स्थान तक पहुंचने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, नर जनन तंत्र बनते हैं। मानव नर जनन तंत्र के निम्नलिखित अंग है। मानव नर जनन तंत्र के निम्नलिखित अंग है। कौन कौन से अंग है, एक है वृषण, दूसरा है वृषण कोश, तीसरा है अधिवृषण, और चौथा है शुक्राशय, और पांचवा है शुक्रावाहिनी, और छठा है शीर्षण, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सब इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक। ये है गर्भाशय, ये है योनि, तो ये सब पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये भाग, ये बार्थोली ग्रंथि, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ लेना, मैं नोट्स टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ठीक है। मैं नोट्स जो हूँ टेलीग्राम पर भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।